नमस्कार दोस्तों, 28 फरवरी 2022 से देश भर के सभी केंद्रीय विद्यालयों में 10 बजे सुबह से एडमिशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। इससे संबंधित हम बहुत सी लेटेस्ट वीडियो अपने चैनल पर डाले हैं जो आपके बच्चे के एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपने बच्चे का केंद्रीय विद्यालय में 2022-23 में सत्र में एडमिशन कराने में, तो वो वीडियोज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे निवेदन है कि वो वीडियोज़ ज़रूर देखें और ये वीडियो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं एडमिशन के लिए सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स, सबसे ज़रूरी कागजात जो हैं वो केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा जारी की हुई नई गाइडलाइंस के अनुसार क्या क्या होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक एक करके उन सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि वीडियो को कहीं पे भी स्किप नहीं करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, कोई भी पॉइंट मत मिस करिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अभी जो है 28 तारीख से फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे। उसके पहले ये वीडियो लाने का हमारा यही एक मकसद है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को एक बार फिर से चेक कर लें कि क्या वो केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइंस के अनुसार वैलिड है या नहीं। तो दोस्तों आगे वीडियो में मैं एक एक करके सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको जानकारी देने चल रहा हूँ। दोस्तों आपके सामने केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा जारी की हुई ऑफिशियल एडमिशन गाइडलाइन 2022-23 सत्र के लिए जो केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया है, इसके आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 3 नंबर में आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट एक एक करके बताई गई है। तो सबसे पहले फॉर क्लास 1 के लिए सर्टिफिकेट ऑफ प्रूफ ऑफ एज इन द फॉर्म ऑफ अ बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय द अथॉरिटी कंपिटेंट टू रजिस्टर बर्थ। दिस विल इंक्लूड सर्टिफिकेट फ्रॉम नोटिफाइड एरिया काउंसिल, म्यूनसिपालिटी, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, एक्सट्रैक्ट अबाउट द डेट ऑफ बर्थ फ्रॉम रिकॉर्ड्स ऑफ विलेज पंचायत, मिलिट्री हॉस्पिटल एंड सर्विस रिकॉर्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल। तो दोस्तों क्लास 1 के लिए जो सर्टिफिकेट ऑफ प्रूफ ऑफ एज यानी कि जन्म का जो प्रमाण पत्र आपको देना है वो बर्थ सर्टिफिकेट के फॉर्मेट में देना है। ये इशू होना चाहिए जो भी रजिस्टर बर्थ का अथॉरिटी कंपिटेंट है, यानी कि ये हो सकते हैं आपके नोटिफाइड एरिया काउंसिल, म्यूनसिपालिटी, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, डेट ऑफ बर्थ का रिकॉर्ड विलेज पंचायत से, मिलिट्री हॉस्पिटल से, सर्विस रिकॉर्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल। तो दोस्तों ये कक्षा 1 के लिए जो बर्थ सर्टिफिकेट है ये आपको बनवा लेना है, ठीक है, जिसे कि जन्म प्रमाण पत्र हिंदी में बोलते हैं। दूसरी क्लासेस के लिए द डेट ऑफ बर्थ रिकॉर्डेड इन द ट्रांसफर सर्टिफिकेट इशूड बाय द स्कूल रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट वुड बी एक्सेप्टेड। जैसे कि दूसरी क्लासेस के लिए कक्षा 2 से लेकर उससे ऊपर की क्लासेस में भी एडमिशन होते हैं, तो उन क्लासेस के लिए बर्थ सर्टिफिकेट ज़रूरी नहीं है। जो उनको टीसी मिलेगा, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, उस पर जो डेट ऑफ बर्थ लिखी होगी उसी को मान लिया जाएगा। लेकिन वो जो स्कूल होना चाहिए जहाँ से वो बच्चे पिछली कक्षा को पास किए हों वो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट से। ओके, उसके बाद द ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ शुड बी रिटर्न टू द पेरेंट्स आफ्टर वेरिफिकेशन। जो भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट रहेगा डेट ऑफ बर्थ का वो वेरिफिकेशन के बाद माता पिता को वापस कर दिया जाएगा। एडमिशन अप टू क्लास 8th मे बी ग्रांटेड विदाउट एनी स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट प्रोवाइडेड द चाइल्ड इज अदरवाइज एलिजिबल एंड हिज बर्थ सर्टिफिकेट हैज़ बीन इशूड बाई अ गवर्नमेंट बॉडी। तो दोस्तों कक्षा 8 तक जो भी एडमिशन है वो हो सकते हैं बिना किसी स्कूल ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के, यानी कि कक्षा 8 तक जो भी एडमिशन है वो बिना किसी टीसी के भी एडमिशन हो सकते हैं। लेकिन जो बच्चा है वो एलिजिबल होना चाहिए केंद्रीय विद्यालय गाइडलाइंस के हिसाब से। एक बात और, यहाँ पर उस बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट भी होना चाहिए जो किसी न किसी गवर्नमेंट बॉडी से इशूड होना चाहिए, यानी कि किसी गवर्नमेंट बॉडी से उसका बर्थ सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद अब बात करते हैं दूसरे डॉक्यूमेंट की। फॉर ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड पीएसयू एम्प्लॉई अ प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप आइदर ऑफ द चाइल्ड्स पेरेंट्स विद द ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और पीएसयू एम्प्लॉइज वुड बी नीडेड। तो दोस्तों अगर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनके आधार पर भी जो अगर किसी बच्चे के दादा दादी नाना नानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, ठीक है, या फिर किसी बच्चे के दादा दादी नाना नानी पीएसयू एम्प्लॉई हैं, और तो दोस्तों इसमें जो है बच्चे के माता पिता का माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद महोदय से क्या रिलेशनशिप है, ठीक, इसका सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। और अगर पीएसयू एम्प्लॉई हैं बच्चे के दादा दादी नाना नानी, तो बच्चे के माता पिता का जो पीएसयू एम्प्लॉई हैं उनसे क्या रिलेशन है, इसका रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट देना होता है। उसके बाद आगे फॉर ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ केवीएस एम्प्लॉय अ प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप आइदर ऑफ द चाइल्ड पेरेंट विद द केवीएस एम्प्लॉय सर्विंग और रिटायर्ड वुड बी रिक्वायर्ड। दोस्तों जब आप रजिस्ट्रेशन करने लगते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले आपको एक वो दिया जाता है, एक ऑप्शन मिलता है कि क्या बच्चे के दादा दादी नाना नानी केवीएस के वर्किंग एम्प्लॉय हैं या फिर रिटायर्ड एम्प्लॉय हैं। तो अगर आप ये समझ के अगर आप हैं सच में तो आप वहाँ पर टिक कर सकते हैं, लेकिन आगे आपको प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप
देना पड़ता है कि बच्चे के जो माता या पिता हैं, ठीक, उनमें में से किन का रिलेशन है, जो केवीएस के एम्प्लॉई हैं, सर्विंग या रिटायर्ड, तो उनसे रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और एक जनरल सर्टिफिकेट जो होता है, अ सर्टिफिकेट दैट द चाइल्ड बिलोंग टू द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, नॉन क्रीमी बीपीएल, वेर एवर एप्लीकेबल, इशूड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी इन कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट। तो दोस्तों अगर बच्चा शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति, शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर जो होते हैं ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन, जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है। अगर आप अनुसूचित जाति से हैं, अनुसूचित जनजाति से हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, ओबीसी नॉन क्रीमी कैटेगरी से हैं, या फिर बीपीएल कैटेगरी से हैं, जो भी आपके लिए एप्लीकेबल हो उससे संबंधित आपके पास कंपीटेंट अथॉरिटी के द्वारा, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हों चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट के हों, उससे संबंधित आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। जैसे कि एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए आपके पास उसका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। द सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ आइदर ऑफ द पेरेंट्स में बी एक्सेप्टेड इनिशियली। दोस्तों एडमिशन के टाइम पर अगर आपके बच्चे के नाम से सर्टिफिकेट नहीं है तो माता या पिता का सर्टिफिकेट वो इनिशियली एक्सेप्ट कर लिया जाता है फॉर द पर्पज़ ऑफ एडमिशन, एडमिशन के पर्पज़ से। इफ़ दिस सर्टिफिकेट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर द चाइल्ड, मैंने जैसे आपको बताया कि बच्चे का अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो माता पिता का भी सर्टिफिकेट चल जाएगा इनिशियली एडमिशन के लिए। ओके, अब आगे एक पॉइंट और है, हाउ एवर द सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ द चाइल्ड हैज़ टू बी सबमिटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन। लेकिन बच्चे के एडमिशन होने के बाद आपको 3 महीने का टाइम दिया जाता है। 3 महीने के अंदर अंदर आपको बच्चे के नाम से वो सर्टिफिकेट बनवा कर देना होता है। इस चीज़ को लेकर बहुत से माता पिता को कन्फ्यूज़न रहती है कि जो सर्टिफिकेट देने हैं वो बच्चे के नाम से देने हैं या फिर माता पिता के नाम से। तो दोस्तों एडमिशन के टाइम पे तो अगर बच्चे का नहीं है तो माता पिता का चल जाएगा। जैसे कि हम अपने कमेंट्स में भी जवाब देते हैं कि माता पिता का है तो ठीक है, लेकिन अगर बच्चे का होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बच्चे का भी बनवा लें। हम शुरू से ही इसीलिए डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वीडियोस बहुत पहले से डालते हुए आ रहे हैं और उसमें ये चीज़ बताते हैं कि बच्चे के नाम से बनवा लीजिए। तो दोस्तों अगर बच्चे के नाम से नहीं बनाया तो भी घबराने की बात नहीं है, एडमिशन के टाइम पे भी पेरेंट्स के नाम से चल जाएगा, लेकिन आपको 3 महीने का टाइम दिया जाएगा। 3 महीने के अंदर आपको बच्चे के नाम से बनवा कर जमा करना होता है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द सिविल सर्जन, रिहैबिलिटेशन सेंटर और एनी अदर कंपिटेंट अथॉरिटी डिफाइंड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्टिफाइंग द चिल्ड्रन इज हैंडीकैप वेर एवर एप्लीकेबल इन केस। तो दोस्तों अगर कोई बच्चा दुर्भाग्य से दिव्यांग है तो उससे संबंधित आपको एक सिविल सर्जन या फिर रिहैबिलिटेशन सेंटर से या फिर किसी भी कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा जो भी डिफाइंड बाई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उससे संबंधित आपको बच्चे का एक दिव्यांगता का प्रमाण पत्र बनवा कर देना होता है। जो भी अगर आप दिव्यांग की श्रेणी में अपने बच्चे का फॉर्म भर रहे हैं तो इन केस वेदर वेयर द हैंडीकैप ऑफ चाइल्ड कैन बी यूजली सीन बाय द प्रिंसिपल। अगर बच्चे को प्रिंसिपल के द्वारा देख लिया जाता है कि बच्चा हाँ सही में दिव्यांग है, द चाइल्ड में बी एक्सेप्टेड एट हैंडीकैप, तो चाइल्ड को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा कि हाँ वो बच्चा दिव्यांग है इवन विदाउट अ सर्टिफिकेट, उसको फिर किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाउ एवर द पेरेंट में बी एडवाइज टू ऑब्टेन अ रिलेवेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंपिटेंट अथॉरिटी एंड सबमिट द सेम टू द स्कूल। फिर उसके बाद पेरेंट्स को एडवाइस दिया जाता है कि आप जो है इससे संबंधित सर्टिफिकेट जो है बनवा लें और उसको स्कूल में सबमिट कर दें, ताकि आगे भी बच्चे को इस चीज़ का जो है वो लाभ मिलता रहे। तो दोस्तों अगर कोई भी बच्चा दुर्भाग्यवश दिव्यांग की श्रेणी में है, दिव्यांग होना वैसे तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, भगवान करे किसी बच्चे के साथ ऐसा ना हो, लेकिन अगर कोई बच्चा है तो इस तरह की सुविधा उसको मिलती है। उसके बाद आगे, अ सर्विस सर्टिफिकेट शोइंग द नंबर ऑफ ट्रांसफर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 7 years duly signed and stamped by the head of office bearing the name, designation and other relevant particulars in block letter। तो दोस्तों जो बच्चे के माता पिता जो है सरकारी नौकरी में हैं उनको नंबर ऑफ ट्रांसफ़र पिछले 7 साल में कितने बार हुए हैं इसका भी प्रमाण पत्र देना होता है, जो कि साइन किया जाता है और मुहर लगाया जाता है। जो उनके ऑफिस के हेड हैं उनका नाम वहाँ पर लिखा जाता है, वो कौन से पद पे हैं, जो उनके ऑफिस के हेड हैं उनका नाम और उनका पद क्या है, और जो भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो सब ब्लॉक लेटर में आपको भर के देना होता है। इसका जो फॉर्मेट है मैं पहले भी वीडियो में दिखा चुका हूँ, वो वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद अ सर्टिफिकेट ऑफ रिटायरमेंट फॉर यूनिफॉर्म डिफेंस एम्प्लॉय, अगर कोई यूनिफॉर्म डिफेंस एम्प्लॉय है तो उसका जो है रिटायरमेंट सर्टिफिकेट देना होता है। प्रूफ ऑफ रेजिडेंस के तौर पर आप कई सारे प्रूफ दे सकते हैं, इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस कर चुका है। हमारे डॉक्यूमेंट्स वाला जो वीडियो है उसमें मैंने बहुत अच्छी तरीके से उसको एक्सप्लेन किया है कि प्रूफ ऑफ रेजिडेंस के तौर पे आप क्या क्या दे सकते हैं। तो दोस्तों डोमिसाइल सर्टिफिकेट और भी बहुत सारे जैसे गैस कनेक्शन बिल,
वाटर बिल और ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, ये सारे हैं जो आप प्रूफ ऑफ रेजिडेंस के तौर पर दे सकते हैं। ऐसा प्रूफ जिसमें आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है और वो एक सरकारी कागज़ है, तो उसको आप प्रूफ ऑफ रेजिडेंस के तौर पर दे सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आगे नोट भी लिखा हुआ है, मेयर रजिस्ट्रेशन विल नॉट कन्फर अ राइट टू एडमिशन। मतलब रजिस्ट्रेशन करने से ही सिर्फ आपके पास ये अधिकार नहीं हो जाता कि आपका एडमिशन हो जाएगा। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म शैल नॉर्मली बी रिजेक्टेड। अगर बच्चों का फॉर्म इनकम्प्लीट है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। इन केस वैकेंसी रिमेंस, अगर सीट तब भी खाली रह जाती हैं तो प्रिंसिपल आपके फॉर्म को अलाउ कर सकता है। अगर आपने फॉर्म इनकम्प्लीट भी भरा है तो बाद में आपको उसको सही करना होगा। उसके बाद दोस्तों, एडमिशन सिक्योर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एनी रॉन्ग सर्टिफिकेट। अगर आप किसी गलत सर्टिफिकेट के आधार पर एडमिशन पा जाते हैं तो आपका एडमिशन जो है वो प्रिंसिपल के द्वारा कैंसिल भी किया जा सकता है। नो अपील अगेंस्ट सच एक्शन ऑफ द प्रिंसिपल शैल बी एंटरटेन्ड। और फिर आगे आपकी कोई भी अपील नहीं सुनी जाएगी कि आप हमारे बच्चे का एडमिशन कर दें, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने रॉन्ग सर्टिफिकेट दिया है तो आपके बच्चे का जो एडमिशन है वो जो है कैंसिल हो सकता है। आगे पॉइंट और है, फॉर एडमिशन टू क्लास 1 द रजिस्ट्रेशन विल डन थ्रू ऑनलाइन मोड। क्लास 1 के लिए जो रजिस्ट्रेशन होते हैं वो ऑनलाइन मोड में होते हैं। इन अ डबल शिफ्ट केंद्रीय विद्यालय, ईच शिफ्ट विल बी ट्रीटेड एज सेपरेट विद्यालय फॉर एडमिशन पर्पस। दोस्तों इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है। कई केंद्रीय विद्यालय में शिफ्ट 1 है और शिफ्ट 2 है। तो दोस्तों शिफ्ट 1 को अलग केंद्रीय विद्यालय माना जाता है, शिफ्ट 2 को अलग केंद्रीय विद्यालय माना जाता है एडमिशन के पर्पज़ से। ठीक है, तो दोस्तों आप शिफ्ट 1 में भी अप्लाई कर सकते हैं, शिफ्ट 2 में भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो आपको अगर शिफ्ट 1 में भी एडमिशन मिल सकता है, शिफ्ट 2 में भी एडमिशन मिल सकता है। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल क्लियर रखें। विद्यालय फॉर एडमिशन पर्पज, नो चेंज और शिफ्ट विल बी परमिटेड। दोस्तों एक बार आपको अगर कोई शिफ्ट मिल गया तो आप शिफ्ट चेंज नहीं करा सकते हैं, ऐसा कोई परमिशन नहीं है। इफ़ मल्टीपल रजिस्ट्रेशन फॉर्म आर सबमिटेड फॉर द सेम चाइल्ड इन द सेम केंद्रीय विद्यालय, ओनली द लास्ट एप्लीकेशन विल बी कंसीडर। अगर आप एक बच्चे का कई सारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर देते हैं एक ही केंद्रीय विद्यालय में, तो जो सबसे लास्ट में भरा जाएगा वही वाला कंसीडर किया जाएगा। तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि एक से ज़्यादा फॉर्म ना भरें, एक ही फॉर्म भरें। एक फॉर्म भरने में आपको 3 स्कूल चूज़ करने का चॉइस मिलता है, उसमें आप 3 केंद्रीय विद्यालय का चुनाव कर सकते हैं। उसमें आप मैक्सिमम 3 केंद्रीय विद्यालय चुन लीजिए। अगर आप शिफ्ट वाले केंद्रीय विद्यालय चुनते हैं तो अगर आप शिफ्ट 1 चुनते हैं तो आप दूसरे केंद्रीय विद्यालय के रूप में शिफ्ट 2 भी चुन सकते हैं। उसके बाद 5वां पॉइंट है, इन रिस्पेक्ट ऑफ कैटेगरी 1, 2, 3, 4 एडमिशन द वेरासिटी ऑफ द सर्टिफिकेट सबमिटेड बाय द पेरेंट्स इन प्रूफ ऑफ देयर सर्विस मस्ट बी इनवेरिएबली वेरीफाइड बाय द प्रिंसिपल। तो दोस्तों सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी वालों को, जो कि कैटेगरी 1, 2, 3, 4 होती है, इनको जो है सर्विस सर्टिफिकेट वगैरह जो है वो जमा करना होता है और वो प्रिंसिपल जो है वेरीफाई करते हैं। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको दी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। और यहाँ पर कुछ पॉइंट छूट गए हैं, मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ। अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी में अपने बच्ची का फॉर्म भरते हैं, अगर आपकी एक ही संतान है वो लड़की है, उस बच्ची के और कोई भाई बहन नहीं हैं, यानी आपकी सिर्फ एक संतान है वो लड़की है, तो ऐसे में आप सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी में आवेदन कर सकते हैं। सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी में आसान होता है एडमिशन लेना, उसमें सीटें रिजर्व्ड होती हैं, पर सेक्शन 2 सीट्स रिजर्व होती हैं। तो दोस्तों इससे संबंधित जो प्रमाण पत्र लगता है, जो सर्टिफिकेट लगता है, वो 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर आपको डिक्लेरेशन देना होता है माता पिता को कि हमारे सिर्फ एक ही संतान है, ये हमारी बच्ची है। तो दोस्तों उसमें बच्ची का नाम वगैरह रहता है। 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे एफिडेविट के माध्यम से आप उसको बनवा सकते हैं। अपने तहसील में किसी भी लॉयर से बात करके इस सर्टिफिकेट को आप बनवा सकते हैं। और इसके साथ ही साथ दोस्तों अगर आप RT कैटेगरी के तहत एडमिशन लेते हैं तो आपको एक स्कूल से यानी कि केंद्रीय विद्यालय से आपके घर की दूरी कितनी है उसका एक सेल्फ डिक्लेरेशन प्रमाण पत्र देना होता है। उसमें कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ बच्चे के माता पिता को ये लिख कर देना होता है और अपना साइन करना होता है कि हमारे घर से जो केंद्रीय विद्यालय की दूरी है वो इतनी है। दोस्तों क्योंकि RT से एडमिशन के लिए डिस्टेंस का क्राइटेरिया होता है, इसलिए ये डिक्लेरेशन पेरेंट्स के द्वारा मांगा जाता है और जो है बाद में इसको वेरीफाई भी किया जाता है आपके निवास प्रमाण पत्र से। तो दोस्तों आप जो भी एड्रेस का प्रूफ देंगे उससे जो है इस चीज़ को मैच करा जाता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इस जानकारी से आप ज़रूर संतुष्ट हुए होंगे। दोस्तों आपके जो भी सवाल हैं आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे, आपके इंस्टाग्राम मैसेज का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और दोस्तों इस
गाइडलाइन को आप अगर पढ़ना चाहें तो केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाकर आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, खुद से भी बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो दोस्तों हम ऐसे ही यूज़फुल वीडियो टाइम टू टाइम आपके लिए लाते रहते हैं ताकि आपके बच्चे का केंद्रीय विद्यालय में टाइमली अच्छे से एडमिशन हो सके और आपके बच्चे को अच्छे से शिक्षा मिल सके। दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, प्रेस द बेल आइकन घंटी वाला निशान ज़रूर दबाइएगा ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे छूटे ना। सारी वीडियोज़ हम ऐसे ही एडमिशन से रिलेटेड जब तक कि आपके बच्चे का एडमिशन नहीं हो जाता है ऐसे ही लाते रहेंगे ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना रह जाए। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।